देखिए, असल में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया एक नेशनल कैंपेन चला रही है 15 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक के। देश में है बड़ा बवाल, रोज़ी रोटी का है सवाल। इस सब्जेक्ट पर हमारा मानना ये है कि इस वक्त में देश जिन समस्याओं से जूझ रहा है उसमें सबसे बड़ी समस्या जो है वो बेरोज़गारी है और बढ़ती हुई महंगाई है। और हम ये महसूस करते हैं कि जनता को धार्मिक मुद्दों में या धार्मिक उन्माद में या हिंदू मुस्लिम की बाइनरी के अंदर उलझाया जा रहा है ताकि वो असल मुद्दों पर अपनी आवाज़ उठा ना सकें। तो हमने ये इस मुहिम के ज़रिए से, इस कैंपेन के ज़रिए से पूरे देश में जनता को जगाने का काम किया। हमने ख़ास तौर से जो फ्लैगशिप स्कीम है सरकार की, यानी उज्ज्वल योजना और अन्ना योजना जो है, प्रधानमंत्री अन्ना योजना, इसकी जो रियलिटी है इसको जानने की कोशिश की है। हमारे लोगों ने बीपीएल लेवल से नीचे जो लोग हैं उनके घर घर तक पहुँचे हैं, झुग्गी झोपड़ी में गए हैं और ये जानने की कोशिश की कितने लोगों को वाकई सिलेंडर मिल गया है। ये सरकार जो कह रही है हमने 8 करोड़ लोगों तक सिलेंडर पहुंचाया है, तो हमने जानने की कोशिश की कितने लोगों को तक सिलेंडर मिल गया है और फिर जिन लोगों को मिला है वो क्या उसको दोबारा रिफ़िल करा सकते हैं 1,000 रुपये देकर, ये बात भी उनसे पूछा और उनके सवाल को नोट करके हमने पोस्ट कार्ड पर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को उसको भेजा है। फिर इसी तरह से हमने प्रधानमंत्री जो अन्ना योजना है इसके लिए भी हमने गाँव और देहात के स्तर पर गरीब लोगों तक पहुंचकर बीपीएल लेवल लोगों को पहुँच उन तक जानने की कोशिश की कि आप तक ये चीज़ें पहुंच रही है और फिर उनसे भी हमने दस्तखत लेकर हम वो मिनिस्ट्री को, कंसर्न मिनिस्ट्री को भेज रहे हैं। इसके साथ साथ हमने युवाओं के साथ में वार्तालाप किया है, ख़ास तौर से जो स्टूडेंट्स यूनियन के लोग हैं, ख़ास तौर से जो स्टूडेंट्स की संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ बात की कि भाई ये जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, वो आप डिग्री हासिल कर रहे हैं, आप बड़ी बड़ी स्किल अपने अंदर डेवलप कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपको जॉब मिल जाएगा? अगर जॉब नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे? बहुत सारे लोग ये सोचने में मजबूर हैं कि हमको देश से बाहर जाना चाहिए। हमारे देश की जो माइंड है, हमारे देश की जो स्किल है, हमारे देश का जो टैलेंट है, वो देश से बाहर जा रहा है, मजबूर हो रहा है। और बहुत सारे लोग ये समझते हैं, आपने देखा होगा कई किसी चपरासी की पोस्ट के लिए भी कोई जॉब निकलती है तो पीएचडी होल्डर भी उसमें लाइन में लगे होते हैं। तो हम समझते हैं कि जब तक के जनता खड़ी नहीं होगी, जब तक के जनता आवाज़ नहीं उठाएगी, उस वक्त तक के चेंज आने वाला नहीं है। सर, जिस देश के अंदर देवी देवताओं का वास होगा तो सर ये स्टील विट्री का लाने का क्या मकसद है? सर, देवी देवता काम चलाएंगे? नहीं, देखिए, असल में नोट की बात आई है कि नोट पे कि गणेश जी का और लक्ष्मी का फोटो होना चाहिए। नहीं, देखिए, असल में यही मैं कहना चाहता हूँ। असल में हमारे देश के लोग धार्मिक लोग हैं ज़्यादातर, लेकिन उन्हें ये समझना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग धर्म का इस्तेमाल जो है लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए करते हैं। चाहे मंदिर मस्जिद की बात हो, चाहे हिंदू मुस्लिम का सवाल हो, ये सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपना वोट बैंक बनाने के लिए करते हैं। देखिए, हमारे देश के यानी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जितने लोग हैं ये हमारे देश के लोग हैं और ये सब मिलकर अगर देश को बनाएंगे तो देश बनेगा। अगर आप किसी एक वर्ग को कमज़ोर करेंगे तो देश भी कमज़ोर होगा। ये पहले अशोक स्तंभ हुआ करता था 1996 के अंदर, जब कांग्रेस आई वो गांधी जी को लेके आई। अब इस समय जो वर्तमान में, चाहे हम केजरीवाल की बात करें या हम मोदी जी की बात करें, दोनों एक ही हैं और आज वो गणेश जी की और लक्ष्मी की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ असल में कि लोगों ने ये महसूस कर लिया है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो राम मंदिर का इशू खड़ा करके सत्ता तक पहुँच सकती है आसानी के साथ में, तो हम क्यों नहीं इस मुद्दे को कॉइन करें? तो ये होड़ लगी है। मगर मैं समझता हूँ कि देश के लोगों को आज नहीं तो कल समझ आएगी कि ये धर्म का इस्तेमाल करके हमें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और इसमें भटका कर, इसमें मंदिर मस्जिद का सवाल खड़ा करके या देवी देवताओं का सवाल खड़ के बेसिकली ये अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी उस दिन असल मुद्दों पर हमारी राजनीति आ जाएगी। सर, एक सेकंड, सर, आप हिस्टोरिकली भी देखें, जो मुद्दे आप उठा रहे हैं वो मुद्दे कभी भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में नहीं रहे हैं और जितने भी लोग आज जो इन सभी मुद्दों को उठा रहे हैं वो सत्ता से बाहर हैं या फिर वो कहीं ना कहीं विपक्ष में है। तो क्या लगता है कि आज जनता उन सभी मुद्दों को समझने के लिए रेडी है? क्या जनता का इंटेलेक्ट उस तरफ है जहां आप इशारा कर रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल से देखिए, मुद्दे तो हमेशा ये उठाए गए हैं। आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी के ज़माने में गरीबी हटाओ की बात शुरू हुई थी, नारा लगा था। और फिर जब 2014 में मोदी जी आए थे तो उन्होंने तो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की थी। 2014 में तो नारे यही थे कि हम 2 करोड़ जॉब देंगे,
हम जो है लोगों के जीएसटी हम जो है वो यानी आपका किसानों की आमदनी बढ़ा देंगे, हर आदमी के पास 15 लाख रुपए आ जाएंगे, अच्छे दिन आने वाले हैं, यही तो नारे दिए गए थे ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए बेसिकली लोग ये देखिए उनको ये लगा 2014 में आने के बाद कि 2019 का इलेक्शन जब फेस करने का वक्त आया तो जनता उनसे सवाल करती थी कि वो आपने 2 करोड़ जॉब की बात की थी वो कहाँ गए, 15 लाख की बात कही थी वो कहाँ गए, और आमदनी बढ़ने की बात थी वो कहाँ गए, यानी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारा दिया था वो कहाँ गया। तो फिर आप जानते हैं कि उस वक्त क्या हुआ, उस वक्त पुलवामा हो गया, उस वक्त पूरा सिनेरियो बदल गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनको ये लगता है कि हम कोई भी सरकार अगर डिलीवर नहीं कर पाती है तो वो ऐसे मुद्दे उठाती है जिसमें लड़ाओ और हुकूमत करो वाला जो हमारे पास में अंग्रेज़ों का दिया हुआ फार्मूला है उसको इस्तेमाल करें। आपकी बात से भी पॉइंट तो यही प्रूव होता है ना कि जनता ने कभी इस पर वोट नहीं दिया है इन सभी सवालों के ऊपर। नहीं, जनता ने वोट दिया है। 2014 में मोदी ने हिंदुत्व के ऊपर वोट मांगा ही नहीं था, 2014 में इसी मांगा था। लेकिन सर 2019 में तो उन्होंने कोई वायदे नहीं किए, फिर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ली गई। 2019 मैंने बताया ना आपको, पुलवामा हो गया था, उसके बाद तो क्या होना था, उसके बाद तो वो पाकिस्तान इंडिया हो गया। एक हिंदू चेहरे के ऊपर वोट तो पड़ा है ना पिछले 2 इलेक्शनों में। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर सूरत हाल ये हुई है कि एक पार्टी को ये लगता है कि जब तक कि आप उन्माद ना पैदा करें, जब तक हिंदू मुस्लिम को लड़ाए नहीं, जब तक कि अपना वोट बैंक ना बनाएं, जब तक ये ना दिखाने की कोशिश करें कि हम आए हैं तो हम हिंदू हित में काम करने वाले लोग हैं, उस वक्त तक कि हमको वोट नहीं मिलेगा। लेकिन लोगों को अब ये धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि इस नारे के चक्कर में हमारी जो ज़मीन है वो खिसक रही है। तो जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी उस दिन लोग खड़े हो जाएंगे। क्या सर आपको नहीं लगता है कि आप समझाने में असमर्थ रहे लोगों को? नहीं, आप देखिए आप तो मीडिया के लोग हैं, आप ये देखते हैं कि समझाने का काम जनता भी करती है, पॉलिटिकल पार्टी भी करती है और मीडिया भी करता है। अफसोस के बात ये कहना चाहता हूँ, मैं आप लोगों से नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन जो मिनिस्ट्री मीडिया है इस वक्त में, वो मिनिस्ट्री मीडिया तो वही काम कर रहा है जो बीजेपी चाहती है, जो हुकूमत चाहती है, जो सत्ता पक्ष चाहता है। वो तो गोदी मीडिया बन के उनके गोद में बैठा हुआ है, वो वही बात कहता है जो सत्ता उनको सूट करती है, जो उनके खिलाफ होती है उसके खिलाफ काम करता है। तो जिस दिन देखिए असल में कोई भी डेमोक्रेसी, वो जो चारों पिलर जब तक के पूरी तरह से यानी काम न करेंगे, असल काम न करेंगे, उस वक्त तक के हमारी ये जो डेमोक्रेसी है वो सस्टेन नहीं करेगी। मेरे ख्याल से आपको GHI का आपने कुछ बोला था, उस पर आप कुछ बताएंगे? बताऊँगा। और सभी मोबिलाइजेशन की बात तमाम संस्थाएं कर रही हैं, 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में रिसेशन आ सकता है, और उसी सिचुएशन में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर एकदम बचकाना बयान देते हैं कि डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, रुपया वही है। तो आप इस इकोनॉमिक पॉलिसी को किस तरीके से देखते हैं? क्या ये सिर्फ एक डिस्टॉर्ट करने वाली पॉलिसी है या फिर इसके पीछे कोई इंटेंशन भी हो सकता है? देखिए, इंटेंशन तो साफ है कि प्रो बिजनेस पॉलिसीज़ अपनाएं और जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उनको और बड़ा किया जाए, और जो बाकी छोटा है और माइक्रो सेक्टर है उसकी तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं है। और वजह क्या है कि इलेक्शन फाइनेंसिंग में जहाँ से पैसा आता है उसी का इंटरेस्ट आगे किया जाता है। तो इसलिए जो आज की सरकार है उसको बार बार ये समझ में आ रहा है कि हमें परचेजिंग पावर नीचे के लेवल पे देना है। नहीं तो रेट ऑफ ग्रोथ तो हमारा पहले से ही कम हो रहा था, पैंडेमिक के पहले ही 8% से गिर के 3.1% आ गया था। बेरोज़गारी 45 साल के एक्सट्रीम लेवल पे आ गई थी, है ना। तो ये समस्याएं तो बढ़ रही और ये और ज़्यादा जटिल हो गई। अभी जो हमारा असंगठित क्षेत्र है उसके आंकड़े हमारे GDP में नहीं आते, उसके आंकड़े हमारे इन्फ्लेशन में नहीं आते। तो असलियत ये है कि हमारी रेट ऑफ ग्रोथ 7% नहीं है, वो -1 है, -1, क्योंकि असंगठित क्षेत्र कम से कम 10% गिर रहा है और वो 31% है हमारे GDP का। तो अगर 31% में 10% की गिरावट है तो आप खुद ही समझ सकते हैं। जैसे कृषि का आंकड़ा होता है, वो क्वार्टरली आंकड़ा क्या होता है, वो कहते हैं कि टारगेट फुलफिल हो गया। अब टारगेट कैसे फुलफिल हो गया? अभी आपने मार्च अप्रैल में देखा कि जिस समय सूखा पड़ रहा था, जब गर्मी एकदम से आ गई तो गेहूं की फसल कम हो गई, वेजिटेबल्स की फसल कम हो गई, सिट्रस फ्रूट्स की फसल कम हो गई। लेकिन सरकार कह रही कि नहीं, हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ हो गया, जो टारगेट था फुलफिल हो गया। अभी आपने देखा पैडी की सोइंग में डिले हो गया क्योंकि बारिश देर से आई, फिर फ्लड आ गया। तो अब पैडी की भी जो फसल वो नहीं होगी जो सरकार कह रही है, लेकिन वो कह रही कि नहीं, टारगेट फुलफिल हो गया। तो वो क्वार्टरली जो आंकड़े वो दिखा रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर में भी ग्रोथ हो रही है 3% 4%, जबकि एक्चुअली वहाँ पे भी गिरावट है। उसी तरह आपने देखा जब पैंडेमिक शुरू हुआ तो उस समय 50% जो चीज़ें नहीं आ पाई मंडियों में, वो सड़ गई खेतों में, लेकिन सरकार कह रही कि नहीं 3% ग्रोथ हो गई उस समय भी। तो हमारे आंकड़े सही नहीं हैं ग्रोथ के।
हमारे आंकड़े इन्फ्लेशन के सही नहीं हैं, इनको हमें बदलना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि आज हमारे देश में रिसेशन ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन संघर्ष क्षेत्र अच्छा कर रहा है क्योंकि असंघर्ष क्षेत्र पिट रहा है। तो जो स्टॉक मार्केट में दिख रहा है वो संघर्ष क्षेत्र दिख रहा है। वहाँ तो सिर्फ 6000 यूनिट्स हैं, 6 करोड़ माइक्रो यूनिट तो है नहीं वहाँ पे स्टॉक मार्केट में। तो असली में हालत हमारी बहुत ख़राब है। हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, उसकी वजह से आम जनता बहुत परेशान है। इतनी परेशानी मुझे लगता है कि 1990 में आई थी, उसके बाद इतनी परेशानी नहीं आई है देश में जो कि आज है। जो मतलब 2007-8 का भी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था, उस समय भी इतनी परेशानी नहीं थी क्योंकि जो यूपीए की सरकार थी उसने मिड डे मील स्कीम, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ये सारी स्कीम्स की थी जिससे गरीब आदमी को बेनिफिट मिले। लेकिन आज वो स्थिति उससे भी बदतर है। तो आज जो है समस्या वो ये है कि जो आम आदमी है उसको ये नहीं पता कि मैं कैसे प्रोटेस्ट करूं। उसको जो संगठित करना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी वगैरह को, वो संगठित नहीं हो पा रहा है। सर रिसेशन से रिलेटेड एक और सवाल है कि रिसेशन आने वाला है और नहीं, मेरा मानना है आ चुका है देश में, आ चुका है। और विदेश में भी। जैसे यूएसए में 2 क्वार्टर में नेगेटिव रेट ऑफ ग्रोथ था पिछले 2 क्वार्टर में, तो टेक्निकली वो भी रिसेशन है। और ब्रिटेन में रिसेशन है, ब्रिटेन का जो सेंट्रल बैंक, और यूरोप में भी रिसेशन है। जी, मेरा सवाल ये था कि इंडिया में ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट है, डिमांड का क्राइसिस है, तो क्या जो आईएमएफ बता रहा है कि इंडिया पे कम असर पड़ेगा रिसेशन का, तो वो विपरीत भी हो सकता है क्या कि नहीं, डिमांड और ये एक बात समझने की है कि आईएमएफ कोई डेटा कलेक्टिंग एजेंसी नहीं है। हाँ। वर्ल्ड बैंक डेटा कलेक्टिंग एजेंसी नहीं है, एडीबी डेटा कलेक्टिंग एजेंसी नहीं है। वो तो सरकार के ही आंकड़ों लेके उसमें 0.5% का इधर उधर कर देते हैं। तो जो कमी, जो कमज़ोरी हमारे ऑफिशियल आंकड़ों में है वही उनके आंकड़ों में है। तो एक्चुअल में हमारा वो कह रहे हैं 7%, 0.75%, 7.5%, वो नहीं है। सवाल ये कि जब असंगठित क्षेत्र पिट रहा है तो हमारा रेट ऑफ ग्रोथ ऑलरेडी नेगेटिव हो गया है, रिसेशन आ चुका है। वो सिर्फ फोकस संघर्ष क्षेत्र पे कर रहे हैं, सरकार भी उसी पे कर रही है, और जो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, वो भी सब उसी पे कर रहे हैं। असलियत नहीं दिखा रहे। असलियत तो ये है कि रिसेशन आ गया है हमारे देश में, और इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन और बदतर हो रही है। इसीलिए हमारा जो सप्लाई बॉटलनेक है उसकी वजह से इन्फ्लेशन की हालत और ख़राब हो रही है। जब इन्फ्लेशन खराब होगा तो डिमांड और कम हो जाएगी, रिसेशन और बढ़ जाएगा। सर दूसरी इसकी बात, सबकी जिम्मेदारी कौन लेगा सर? एक मिनट जब मैं कंप्लीट कर दूं कि जो इंटरेस्ट रेट की पॉलिसी है, हम कह रहे हैं दुनिया भर में कि इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो हम इंटरेस्ट रेट को जो है और बढ़ा देंगे। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से यूक्रेन में युद्ध नहीं रुक जाएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से चाइना में जीरो कोविड पॉलिसी नहीं खत्म हो जाएगी। तो वो तो सप्लाई बॉटलनेक चलता रहेगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आएगा, लेकिन रेट ऑफ ग्रोथ गिर जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि दुनिया में रिसेशन आएगा, भारत में रिसेशन और ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमारा आरबीआई भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है और रुपये के डिवैल्यूएशन से इन्फ्लेशन और तेज़ हो रहा है। तो इसलिए ये सारा एक विशेष साइकिल है, उसमें हमारा जो रिसेशन आ चुका है। इन्फ्लेशन तेज़ इसलिए क्योंकि सप्लाई बॉटलनेक ख़त्म नहीं हो रहे, और यूक्रेन युद्ध से जो कोल्ड वॉर शुरू हो गई है, जिससे कि फाइनेंस डिस्टर्ब हो गया है, टेक्नोलॉजी डिस्टर्ब हो गई है, ट्रेड डिस्टर्ब हो गया है। ये तीनों के डिस्टर्बेंस होने से सारी दुनिया में परेशानी का दौर और बढ़ जाएगा, जिससे हमारे देश में परेशानी का दौर और बढ़ जाएगा। सर, मोबिलाइजेशन एक वोट बैंक की जो राजनीति की जा रही है, तो जो हाशिए पे खड़े लोग हैं वो ही वोट बैंक का शिकार क्यों होते हैं? क्या आप लोग उन्हें समझा नहीं पा रहे? हाँ, बिल्कुल हम नहीं समझा पा रहे, क्योंकि हमारी आवाज़ वहाँ तक जाती नहीं है। आवाज़ कैसे जाएगी? या तो पॉलिटिकल पार्टीज आवाज़ ले जाएंगी या मीडिया ले जाएगा। अब मीडिया कॉर्पोरेट्स के हाथ में है आज, बड़ा बड़ा जो मीडिया है। तो कॉर्पोरेट्स नहीं चाहते कि वो सरकार को डिस्प्लेस करें, क्योंकि सरकार से उनको बेनिफिट मिल रहा है, स्टॉक मार्केट में उनका जब दाम बढ़ रहा है, उनकी वेल्थ बढ़ रही है, नंबर ऑफ बिलियनर्स बढ़ रहे हैं, संगठित क्षेत्र के लोग हैं वो लोग, है ना। तो इसलिए हमारी आवाज़ तो वहाँ बिल्कुल नहीं पहुँच रही है। जो आम व्यक्ति है उसको ना हमारी भाषा समझ में आती है, ना जो हम आर्ग्यूमेंट देते हैं वो समझ में आता है। तो मीडिया का काम है कि जो असलियत है वो वहाँ तक पहुँचाए। अगर मीडिया ये काम करेगा तो वहाँ पे तक बात पहुँचेगी, या पॉलिटिकल पार्टीज है वो करेंगी तो बात पहुँचेगी। सर, मोबिलाइजेशन और इलेक्शन और आपने रेट्स को लेकर और करप्शन को लेकर आपने बातें करी सर, उस पर आप कुछ बताएंगे सर? नहीं, उसमें तो यही बताना है कि देखिए हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कहीं ना कहीं फंसी हुई हैं, और जहाँ जहाँ वो फंसी हुई हैं वहाँ पे जो सरकार उसका जो फ़ायदा उठा रही है, उनके पास फाइल है उनकी। तो जो अपोज करता है, स्टॉकिंग हुई है मनी की, जो बरामद हुए रेट्स के दौरान, एंड शायद वही इलेक्शन में यूज़ होने वाले थे। नहीं, वो कुछ ज़्यादा ही ऐसा है कि ये जो करप्शन होता है इससे तरह तरह से पैसा जनरेट होता है ना। बिल्कुल सर। अच्छा, अब वो कुछ पैसा पकड़ा गया, बाकी पैसा नहीं पकड़ा गया, नहीं है। लेकिन जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो अपोजिशन में हैं, अगर वो असली में मुद्दे उठाएंगे तो फिर
उनको फ़ायदा जो मिलेगा। स्टॉक मनी था वो आपने मोबिलाइजेशन में यूज़ करने की बात करी थी सर, उसका मुझे नहीं बताइए थोड़ा सा। नहीं, मैंने ये कहा कि मनी का यूटिलाइजेशन उसमें नहीं, मैंने कहा कि लोग फील्ड पे जाएं, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो फील्ड में अपने वर्कर्स को भेजें, उनको बात समझाएं। जैसे कि कोरोना के काल में आपने देखा कि बॉडीज़ फ्लोट कर रही थी यूपी में, लेकिन वो बात आम आदमी तक क्यों नहीं पहुंची? वो बात से आम आदमी क्यों नहीं जो ये सोचा कि भाई इससे हमें सरकार बदलना चाहिए? क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज यूपी की थी वो ग्राउंड लेवल पे नहीं वो कैंपेन कर पाएँ, जो बीजेपी बहुत अच्छी तरह से कैंपेन कर लेता है। तो कहीं जो हमारी ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं उनकी जो ग्राउंड लेवल पे पकड़ है वो बहुत कमज़ोर हो गई है, क्योंकि जो सतही जो होना चाहिए उसकी जगह वो ऊपर ऊपर की पॉलिटिक्स कर लेते हैं, राज्यसभा की पॉलिटिक्स कर लेते हैं, पर लेकिन ग्राउंड लेवल पे वो नहीं जाता। ग्राउंड लेवल पे नहीं जा पाते सर। एक और सवाल है मेरा, जो GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स, हंगर वो सर इंडेक्स। कैसे उसको निकाला जाता है? आंसर उसमें क्या फैक्टर ज़्यादा रहता है? नहीं, उसमें 4 फैक्टर होते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। तो सरकार यही कह रही है कि ये सिर्फ हंगर का नहीं है, ये मैल नरिशमेंट वगैरह का भी है, बच्चों में स्टंटिंग है, बच्चों में ये सब है ना। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, पर मेरा मानना है जो हंगर इंडेक्स है वो शायद सही दिखा रहा है, क्योंकि हालांकि हम कह रहे हैं 80 करोड़ तक अनाज पहुंचा दिया है, लेकिन शायद वो 80 करोड़ तक पहुंच नहीं रहा है। सर मेरे एक और दूसरी बात ये है कि जो ये पॉवर्टी लाइन होती है, पॉवर्टी लाइन एक लाइन होती है कि भाई आपने कितना कंज्यूम किया है ना, पर ये नहीं दिखाता कि आपका हंगर है या नहीं। तो आप हो सकता है पैसा आपको मिल रहा हो वो आप मोबाइल फ़ोन में लगा दे रहे हो सकता है वो शराब पीने में लगा दे रहे हो, और हो सकता है कि आप हंगर मिटाने में नहीं लगा रहे हैं, है ना। तो इसलिए ये कहना कि पॉवर्टी, जैसे कहा UNDP ने कि पॉवर्टी कम हो गई, लेकिन वो पॉवर्टी कम शायद नहीं हुई है ना। वो सिर्फ ये कि आपकी आमदनी बढ़ गई है, और आमदनी बढ़ने से आपने अस्यूम कर लिया कि वो खाना पीना खा रहे हैं। हो सकता है वो खाना पीना ना खा के वो मोबाइल कर रहे हैं, हो सकता है वो एक फिल्म देख रहे हों, हो सकता है कि वो कुछ और काम कर रहे हो, शराब पीने वगैरह का काम है, जुआ है, बाकी और चीज़ें हैं। तो इसीलिए मतलब रियलिटी ये है कि हमारा प्रति व्यक्ति जो कंजम्पशन है फूड का वो कम क्यों हुआ। सर ये जो GHI निकलता है तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट डाटा ही उठा लेते हैं, वो डायरेक्टली हाँ, सैम्पलिंग नहीं करते हाँ, हैं। government और जो का- सैम्पलिंग होती है वो जो गवर्नमेंट सैम्पलिंग करती है वो कुछ 3000-4000 लोगों तक ही करती नहीं, है। वो जो उनका सैंपल है उसमें 3-4 हज़ार लोगों से इंटरव्यू किया, जो सरकार सही कह रही है कि वो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए सैंपल। बिल्कुल सर। वो बिल्कुल सही बात है कि बड़ा सैंपल होना चाहिए, क्योंकि सर लेकिन हमारा एक स्मॉल पोर्शन ही है जो हम उसको निकाल पा रहे हैं उससे। नहीं, पर ये और बहुत सैंपलिंग वास्ट हमारे पास पड़ा हुआ है जिसमें नहीं पता हमें कि हंगर है क्या है, तो कुछ नहीं पता। सैंपलिंग अगर सही होगी तो 3000 से भी आपको कुछ मिल जाएगा। जैसे कि हमारा NSO है वो 1.25 लाख 1,75,000 जो सैंपल करता है ना, लेकिन इतने बड़े देश में 140 करोड़ के देश में हो सकता है वो भी कम हो, है ना। तो सैंपलिंग की ये तो एक समस्या रहेगी। तो आप बेटर सैंपलिंग करिए, बेटर डेटा निकालिए, उसमें तो कोई दो राय नहीं कि अगर बेटर डेटा होगा तो आपका बेटर उसकी क्रेडिबिलिटी होगी। पर आज के हिसाब से जो भी सैंपल आपने इस्तेमाल किया वो ये दिखा रहा है कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम स्लिप कर रहे हैं। सर ये सारी हमने अभी बातचीत की, जो सारी जानकारी आपने शेयर की, इस सब का ग्राउंड लेवल तक ना पहुंचने का कारण एक ये भी तो है कि ये सारी जानकारी बहुत ज़्यादा जटिल भाषा में है। हाँ, मैंने कहा ना कि हमारी आवाज़ तो वहाँ पहुँचती नहीं ना। जो बात हम कहते हैं कि भाई इन्फ्लेशन का क्या मतलब है, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है, 4 तरह का है, वो जब तक कि जो एक्टिविस्ट हैं, जब तक पॉलिटिकल पार्टीज़ ग्राउंड लेवल तक नहीं ले जाएंगे उनकी भाषा में, तब तक हमारा काम जो अधूरा रहेगा, है ना। तो ये बिल्कुल सही बात है। उसी से जुड़ा सवाल है कि क्या आपको लगता है कि जब तक राइजिंग इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, जब तक ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनता है, लोगों के इश्यूज नहीं बनते हैं, तब तक जो है इस पर सरकार भी नहीं सोचेगी हाँ, और इसका कोई हल भी हाँ, नहीं। बिल्कुल सही बात है। उसको पॉलिटिकल मुद्दा तो पॉलिटिकल पार्टीज ही बना सकती हैं, और मीडिया अगर उसमें मदद करे तो मीडिया वहाँ तक ले जाएगा तो वो एक मुद्दा बन जाएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जब तक नीचे तक नहीं पहुँचेगा, हम लोग ऊपर ऊपर कुछ भी बोलते रहें, उसका वो असर नहीं होगा जो होना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।